हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। हम लोग देखेंगे नाखून क्यों बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो बना देखेंगे, ठीक है ना। इससे पहले अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा हुआ नाखून क्यों बढ़ते हैं उसका सारांश और लेखक परिचय जो बताया है, अगर नहीं देखे तो उसको जाकर एक नज़र देख लीजिए, ठीक है ना, ताकि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, निबंधकार के लेखक कौन है, ठीक है ना। नाखून क्यों बढ़ते हैं, निबंधकार के लेखक कौन है, ठीक है ना। इसके लेखक कौन है? गुलाब राय है, शांति प्रिय द्विवेदी है, प्रताप नारायण मिश्र या हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी है, ठीक है। दो नंबर क्वेश्चन है, दो नंबर क्वेश्चन कह रहा है द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है। इस नाखून क्यों बढ़ते हैं ललित निबंध में निर्लज अपराधी किसे कहा है? नाखून को कहें, चोरों को कहें, डाकू को कहें या फिर बदमाशों को। तो किसको कहें? नाखून को। क्यों कहें? क्योंकि ये नाखून क्या होता है, हर 3 दिन बाद क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इसलिए इनको क्या बोले, निर्लज अपराधी बोले हुए। अगला क्वेश्चन देखेंगे 3 नंबर, कह रहा है काम सूत्र किसकी रचना है। काम सूत्र जो है वो किसकी रचना है? तो काम सूत्र किसकी रचना है? वात्स्यायन की रचना है। किसकी रचना है काम सूत्र? वात्स्यायन की रचना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देंगे 4 नंबर, कह रहा है सिक्थम का अर्थ क्या होता है। सिक्थक हम बताए हुए थे, तो पिछले वीडियो में बताएं कि इसमें क्या सिक्थक शब्द का और एक अलतक शब्द का प्रयोग किया गया। जैसे सिक्थक का अर्थ मोम होता है और अलतक का अर्थ क्या होता है, अलता होता है। इसमें सिक्थक का अर्थ क्या हो जाएगा आपका, मोम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कर रहा है, सॉरी 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कह रहा है कि महाभारत क्या है। क्या क्या है आपका 5 नंबर क्वेश्चन? महाभारत क्या है? उपन्यास है, कहानी है, शास्त्र है या पुराण है। तो महाभारत आपका क्या है? पुराण है। क्या है? पुराण है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आपका किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे। ये हम बताए हुए थे, गौड़ देश के लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े नख पसंद करते हैं नाखून, और दक्षिणात लोग क्या करते, छोटे छोटे नख पसंद करते थे। इसमें कह रहा है कौन छोटे नखों का पसंद करते थे, सॉरी किस देश के लोग छोटे छोटे बड़े बड़े नखों का पसंद करते थे। गौड़ देश के कैकेय या वाहिक या फिर गंधार। तो किस देश के? गौड़। गौड़ देश के लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े नखों को काफी ज्यादा पसंद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कौन छोटे नखों को पसंद करते थे। तो अभी बताएं तो कौन छोटे नखों को पसंद करते हैं, तो दक्षिणात। कौन? दक्षिणात लोग क्षेत्र के लोग क्या करते थे, छोटे छोटे नखों को पसंद करते थे, जबकि गौड़ देश क्या करते थे, बड़े बड़े नखों को पसंद करते थे। नखों यानी नाखून को। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8, कह रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? 1905 में, 1907 में, 1909 में, 1911 में। इनका जन्म कब होता है? 1907 में होता है। कब होता है? 1907 में। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, कह रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहाँ हुआ? समस्तीपुर बिहार में, बलिया बिहार में, बलिया उत्तर प्रदेश या इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। तो इनका जन्म कहाँ होता है? बलिया उत्तर प्रदेश होता है। कहाँ होता है जन्म इनका? बलिया उत्तर प्रदेश में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है आपका कि कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता है। निम्नलिखित में कौन है जो मनुष्य का आदर्श कभी भी नहीं बन सकता है। तो शेर, बंदरिया, भालू, हाथी। तो इसमें कौन है जो मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता है? तो कौन नहीं बन सकता है? बंदरिया जो है मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है। देवताओं के राजा को से किन्हें संबोधित किया जाता है? महादेव को, विष्णु को, इंद्र को या ब्रह्मा को। तो किसको महादेव के राजा किससे संबोधित किया जाता है? इंद्र को महादेवों के राजा से संबोधित किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देंगे। क्वेश्चन नंबर 12 आपका कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा है आपका कि नख किसका प्रतीक है। नख किसका प्रतीक है? मानवता का, पशुता का, दोनों का, या इनमें से कोई नहीं। तो जो नख है वो किसका प्रतीक है? वो पशुता का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? पशुता का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखें। 13 कह रहा है कि पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है। पृथ्वीराज रासो जो है ये किसके द्वारा लिखे गए हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा, मैक्स मुलर के द्वारा, सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा, नलिनी मिलोचन शर्मा के द्वारा। किनके द्वारा लिखा गया? ये तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 देखें। कह रहा है काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सी उपाधि दी गई थी। काशी विश्वविद्यालय से इनको कौन सी उपाधि दी गई थी?
पद्म भूषण, अशोक चक्र, विजय चक्र या ज्योतिषाचार्य दिया गया था। कौन दिया गया था? तो इनको ज्योतिषाचार्य अवार्ड दिया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 का हजारी प्रसाद द्विवेदी कब पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को पद्म विभूषण मिला, जो कौन देती है? भारतीय सरकार देती है। तो इनको कब सम्मानित किया गया था? 1953 में, 1957 में, 1959 में, 1961 में। था इनको कब नवाजा जाता है पद्म विभूषण से? 1957। कब? 1957 में। ठीक है। और साहित्य अकादमी कब मिलता है? उसको किसके लिए दिया जाता है? तो किसके लिए? आलोक पर्व के लिए दिया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखें। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है अशोक के फूल की रचना है। अशोक के फूल की रचना है दिनकर है, सुमित्रा पंत, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर गुणाकर मूल्य है। तो कौन है इसके रचनाकार? तो इसके रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17। 17 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हुई? हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ पे हुई थी? 1979 दिल्ली में, 1984 अजमेर में, 1989 उत्तर प्रदेश में, 1994 कानपुर में थे। इनकी मृत्यु कहाँ होती है? 1979 दिल्ली में होती है। कहाँ होती है? 1979 दिल्ली में होती है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? कामसूत्र में, मेघदूत में, महाभाष्य में या इनमें से कोई नहीं? किस में मिलता है? तो नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? तो कामसूत्र पुस्तक में मिलता है। उसी में जिक्र किया गया है कि पहले के लोग नाखून को कैसे कैसे रखते थे, किस आकार में रखा करते थे, और नाखून को किस चीज में प्रयोग किया करते थे। तो किस रूप में पहले के लोग प्रयोग करते थे? तो अपने अस्त्र के रूप में प्रयोग करते थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखें। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डीलिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से लिए थे? मगध विश्वविद्यालय से, लखनऊ विश्वविद्यालय से, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय से या काशी हिंदू विश्वविद्यालय से? तो डीलिट की उपाधि कहाँ से लिए थे? तो ये कहाँ से लिए थे? लखनऊ विश्वविद्यालय से लिए थे। कहाँ से लिए थे? लखनऊ विश्वविद्यालय से लिए हुए थे। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि कहानी में चंद्रकार, त्रिकोण, दंतुल, वर्तुलकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है? जो मतलब बताया गया था कि पहले के लोग क्या करते, नाखून को किस आकार में काटते थे? चंद्राकार में काटते थे, त्रिकोण में काटते थे, दंतुल आकार में काटते थे, मतलब इन सभी आकृतियों में काटते थे। इसका संबंध किससे है? नख से है, मुख से है, नाक से है या आंख से? इसका संबंध किससे है? नख यानी नाखून से है। क्वेश्चन नंबर 21 का अल तक का अर्थ क्या होता है? तो हम ऊपर बताए अलता का अर्थ क्या होता है? तेल होता है। अलता होता है हल्दी होता है, साबुन होता है। क्या होता है? अलता। अलता का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ताकि नाखून को क्या अच्छे तरीके से सजाया जा सके। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देंगे। क्वेश्चन नंबर 22 आपका कह रहा है कि द्विवेदी जी, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है आपका? द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला हुआ था? अशोक के फूल पर, आलोक पर्व पर या अनामदास का पोथा पर, कल्पलता पर? तो द्विवेदी जी को है साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर दिया गया था? तो किस रचना पर दिया गया था? आलोक पर्व रचना पर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 देंगे। कह रहा है प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र और शस्त्र क्या था? तो पहले के लोग थे जो मतलब कई लाख वर्ष पहले के लोग थे, उनका अस्त्र और शस्त्र के रूप में किसका प्रयोग करते थे? दांत का करते थे, नाखून का करते थे, पैर का करते थे या पत्थर के औजार के करते थे? तो किसका करते थे? नाखून का। और नाखून के बाद लोग किसका प्रयोग करने लगे? पत्थर के औजार के। लेकिन सबसे पहले किसको औजार बनाए थे? नाखून को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देंगे 25। कह रहा है आर्य के पास था, क्या कह रहा है? आर्य के पास क्या था? औजार के रूप में आर्य के पास क्या क्या थे? तो औजार के रूप में आर्यों के पास क्या क्या थे? लोहे का अस्त्र था, घोड़े था, मिट्टी का घर था या इनमें सभी था? तो आर्य लोग जो आए थे वो लोग क्या थे? उनके पास ये सभी चीज थी। लोहे का अस्त्र भी था, घोड़े भी थी और मिट्टी का घर भी था। इसलिए ये लोग क्या हो गए थे, मतलब कि कहीं भी युद्ध करते तो आसानी से जीत जाते थे। और सबसे बड़ा क्या कारण था जीतने का? क्योंकि उनके पास लोहे के हथियार थे। क्वेश्चन नंबर 25 करा सबसे पुराने अच्छे नए सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। ये कथन किसने कहा था? पतंजलि ने, कालिदास ने, वात्स्यायन ने या कबीर ने? ये जो कहावत है हम बताए हुए हैं यहाँ पे वीडियो में। तो किसने कहा था ये कथन कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते? किसने कहा था? ये कालिदास ने कहा था। किसने कहा? कालिदास ने। क्वेश्चन नंबर 26 देखें। कह रहा है नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? जो नखधर मनुष्य जो है, पहले जो नाखून पर भरोसा करते थे, आज किस पे भरोसा कर रहा है?
बंदूक पर, लाठी पर, एटम बम पर या लोहे के विभिन्न हथियारों पर। आज के लोग किस चीज पर भरोसा कर रहे हैं? एटम बम पर। अब पहले के लोग किस पे भरोसा करते थे? अपने नाखूनों को ही औजार के रूप में इस्तेमाल किया करते थे। आजकल तो बहुत एक से एक क्या टेक्निकल टेक्निक से बन गया, काफी खतरनाक खतरनाक हथियार बन चुका है। क्वेश्चन 27 देखेंगे। कह रहा मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख को सहानुभूति के साथ देखता है। मनुष्य में की मनुष्यता यही है कि क्या वो सबके दुख को क्या सहानुभूति यानी एक साथ देखता है। यह कथन किसका है? महावीर स्वामी का, गौतम बुद्ध का, कालिदास का, ये बात सियान का था। ये जो कथन किसने कही थी? तो महात्मा बुद्ध यानी गौतम बुद्ध ने कहा था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं? इसके निबंधकार कौन है? तो इसके निबंधकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी है। कौन है? रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी है। क्वेश्चन 29 देंगे। कह रहा 29 कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, क्वेश्चन क्या कर रहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विद्या में लेखन नहीं है? आलोचना में, उपन्यास में, कहानी में या फिर निबंध में? तो ये जो हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, ये द्विवेदी साहित्य किस विद्या में लेखन नहीं है? तो ये किस में नहीं लेखन थे? ये तो ये कहानी में, यानी इनको कहानी लिखने में उतना रुचि नहीं था। ये ज्यादा आलोचना लिखते थे, उपन्यास लिखते थे या फिर निबंध लिखते थे। क्वेश्चन नंबर 30 कर रहा है कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? निम्नलिखित में वो कौन सी रचना है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? अशोक के फूल, माटी की मूर्तें, वान भट्ट की आत्मकथा, हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो ये जो निम्नलिखित में कौन है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है? तो कौन नहीं है इसमें? माटी के मूर्तें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है हिरोशिमा कहाँ है? हिरोशिमा का चीन में, जर्मनी में, नेपाल में, जापान में। तो हिरोशिमा कहाँ है? जापान में। आपका कहाँ है हिरोशिमा? जापान में है। ठीक है। इसी जापान में क्या हुआ था? अमेरिका ने सबसे पहले क्या एटम बम गिराया हुआ था। ठीक है ना। एक 6 अगस्त को गिराया था और एक 9 अगस्त को गिराया था। ठीक है ना। जिससे क्या हो गया? अमेरिका में काफी ज्यादा क्या हो गया था? इसका प्रभाव पड़ा हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 32 कह रहा है कि कौन छोटे छोटे नखों को पसंद करता है? निम्नलिखित में कौन है जो छोटे छोटे नखों को पसंद करते थे? कौन करते थे? ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो कौन करते थे? दक्षिणात्य के लोग बड़े बड़े छोटे छोटे नखों को पसंद करते थे। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। 33 कह रहा है नाखून क्यों बढ़ते हैं? किस प्रकार का निबंध है? नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये किस प्रकार का निबंध है? ललित है, भावात्मक है, विवेचनात्मक है या विवरणात्मक है? तो ये कैसा है? ललित निबंध है। कैसा निबंध है? ये ललित निबंध है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 34। 34 कह रहा है कि दधीची क्या कह रहा है? दधीची की हड्डी से क्या बना था? पहले के लोग दधीची की हड्डी से क्या बनाते थे? तलवार बनाते थे, त्रिशूल बनाते थे, इंद्र का वज्र बनाते थे, या कुछ नहीं बनाते थे? तो क्या बनाते थे? पहले लोग क्या बनाते थे? दधीची से तो इंद्र का वज्र बनाते थे। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? लेखक के अनुसार लेखक का क्या कहना था कि मनुष्य के नाखून किसके जीवंत का प्रतीक है? मनुष्यता का, सभ्यता का, पार्श्ववृत्ति के या सौंदर्य के? तो ये जो मनुष्य के जो नाखून है किसके जीवन प्रतीक है? तो ये पार्श्ववृत्ति यानी पुराने लोगों के बारे में बताया कि वे लोग कैसे कैसे नाखून रखा करते थे और इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते थे, किस काम में करते थे। अगर सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? सहजात वृत्तियां किसे कहा जाता है? अस्त्रों को, संचयन को, अनजान स्मृतियों को, स्व के बंधन से या उपयुक्त सभी में से? ठीक है ना। तो सहजात किसे कहा जाता है? अनजान स्मृतियों को। किसको कहा जाता है? अनजान स्मृतियों का। जैसे आंख का झपकना, नाखून का बढ़ जाना, बाल का बढ़ जाना, ये सभी क्या सहजात वृत्तियां है। ठीक है ना। तो क्या है एक इसे क्या कहते हैं हम लोग? अनजान अनजान स्मृतियां को के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। तो आपसे रिलेटेड इस चैप्टर से जितने भी रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे हम सभी बता दिए हैं। ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ठीक है।